हम कमांडर अब्दुल हक की बैठक में पहुंच चुके थे। वो वहां नहीं था, अलबत्ता कमांडर अब्दुल रशीद वहां मौजूद था। वो मुझे अच्छी तरह पहचानता था, जबकि पलवशा तो उनके साथ रह चुकी थी। हमें पुरतपाक अंदाज में खुशामदीद कहा गया। रात का खाना खाकर पलवशा मुझे इशारा करके वहां से निकल गई। उसकी वापसी 2-3 घंटों बाद हुई थी। उसे 3 दिन हुए हैं अफगानिस्तान से लौटे हुए, और परसों वो डम्बरियानी से आगे वाखदाई जा रहा है। सच? मैंने पुरजोश लहजे में पूछा। उसने हैरानी से पूछा, हाँ बिल्कुल सही इत्तला है, मगर तुम किस बात पर खुश हो रहे हो? 1 मिनट। मैं उठकर कमांडर अब्दुल रशीद के कमरे की तरफ बढ़ गया। इशा की नमाज के बाद वो घंटा डेढ़ मुशावरत करते थे, और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अभी तक जाग रहा था। बाकी आदमी 2-3 मिनट पहले ही उसके कमरे से रुखसत हुए थे। मैं अंदर आ सकता हूँ? उस वक्त कमांडर अब्दुल रशीद सोने के लिए अपना बिस्तर ठीक कर रहा था जब मैंने अंदर आने की इजाजत मांगी। उसने खुश अखलाकी से इस बात में सर हिलाया, आ जाएं। मैंने कहा, जहमत देने के लिए माजरत खा हूँ। वो बोले, जहमत की कोई बात नहीं, आए बैठे और कहवा या चाय पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा, नहीं जनाब शुक्रिया। मैं जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गए। हुक्म करो। इस मर्तबा मैंने अपनी जरूरत उसके सामने दोहरा दी। वो बोला, हाँ ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसका मालिक मैं नहीं हूँ, इसलिए मुआवजा अदा करना पड़ेगा। उसने बेतकल्लुफाना दिल की बात वाज़े कर दी। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया, ठीक है जनाब, जितनी रकम चाहिए होगी मिल जाएगी। उन्होंने पूछा, ये सामान किस वक्त चाहिए होगा? मैंने कहा, सुबह। ये कहकर मैं उससे इजाजत लेकर वहां से निकल आया। पलवशा बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे वापस पहुंचते ही उसने पूछा, तुम कमांडर अब्दुल रशीद के पास किस लिए गए थे? मैंने कहा, अगर वो इत्तला सच्ची है जो तुमने मुझ तक पहुंचाई है, तो परसों कबील खान के खिलाफ कार्रवाई करने का मंसूबा मैंने सोच लिया है। उसने बेताबी से पूछा, भला वो कैसे? मैंने कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कबील खान के साथ मुहाफिजों की कितनी गाड़ियां होंगी? वो बोली, 4 गाड़ियां मुहाफिजों की और 5वीं उसकी अपनी होती है। 5 गाड़ियां डबल केबिन हैं और हर गाड़ी में 5 या 6 आदमी होते हैं। मैंने कहा, मतलब मजमूई तौर पर 25-30 बंदे होते हैं। उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ। फिर पूछा, अब तुम ये बताओ कि हम 2 आदमी इन 25-30 आदमियों पर कैसे काबू पाएंगे? और मैं उसे अपना मंसूबा बताने लगा। मंसूबा सुनते ही उसने कहा, इसमें काफी खतरा है। मैंने उसकी तरदीद के बगैर कहा, कबील खान जैसे खबीस को जहन्नम वासिल करने के लिए खतरे तो मोल लेना पड़ते हैं। कहकर वो फकत सर हिलाकर रह गई थी। उसके बाद हम मंसूबे की जुज़ियात पर गुफ्तगू करने लगे। पलवशा ने कई बेहतरीन मशवरे दिए थे। वो अमली जिंदगी में भी घात छापे की कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुकी थी। सुबह रकम अदा करके हमने मुजाहिदीन के ठिकाने से बारूद, डेटोनेटर, रॉकेट लॉन्चर और उसके 4 रॉकेट लेकर मंसूबे में तय की हुई जगह की तरफ चल पड़े। रॉकेट लॉन्चर हमने मुस्तार लिया था, जो कार्रवाई के बाद कमांडर अब्दुल रशीद को वापस करना था। अलबत्ता बारूद और रॉकेट हमें मुआवजा देकर लेने पड़े थे। 2 अदद क्लैशनकोफें, बेरेट M107 और 2 अदद पिस्टल भी हमारे पास मौजूद थे। 4-5 घंटे मुसलसल सफर के बाद हम मखसूस मकाम पर पहुंच गए थे। मलिक सकलैन खान के बेटे की शादी में जाते हुए ये जगह मेरी नजर में आई थी। अब जब कबील खान के जाने की बाबत मालूम हुआ तो मैंने फौरन एक खतरा मोल लेने का फैसला किया। अगर सरदार हमारे साथ होता तो ये मंसूबा और ज्यादा कामयाब हो सकता था। हम 3 मिलकर ज्यादा बेहतर तरीके से घात लगा सकते थे, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी मुझे अपने इरादे से बाज न रख सकी। यूं भी पलवशा एक बेहतरीन साथी थी। उस जगह पर एक जानिब खड़ी चट्टानों का सिलसिला था, जिसे नक्शा बीनी में स्कार्पमेंट पढ़ाते हैं। दूसरी जानिब नाला था और खुशकिस्मती से नाले की ढलान भी बिल्कुल सीधी थी। नाला उबूर करके जो पहाड़ी मौजूद थी, उसका फजाई फासला भी 2-250 गज से ज्यादा नहीं था। मैंने पलवशा के साथ उसी जगह पर मोर्चाबंदी का मंसूबा बनाया। दिन की रोशनी में हमने पत्थरों की मदद से अपने लिए 2-3 मोर्चे बनाए और शाम होते ही मैं सड़क के ऊपर मखसूस जगहों पर बारूद लगाने लगा। अपने मोर्चों से उस जगह का फासला वगैरह मैंने लेजर रेंज फाइंडर की मदद से नाप लिया था। बारूद लगाते वक्त पलवशा ने भी मदद की थी। वो इन कामों की अच्छी खासी माहिर थी। उसने किसी भी कदम पर मुझे सरदार की कमी महसूस नहीं होने दी थी। पलवशा से पता चला था कि कबील खान की गाड़ी के आगे और पीछे मुहाफिजों की 2-2 गाड़ियां होती हैं और उसकी गाड़ी दरमियान में होती थी। चूंकि तमाम गाड़ियों का रंग काला था, इसलिए हम गाड़ियों की तरतीब ही से उसकी गाड़ी को पहचान सकते थे। खुद मैंने कबील खान की फकत तस्वीर ही देखी थी, बराह रास्त उसकी मनहूस सूरत देखने का इत्तेफाक नहीं हो सका था। अंधेरा छाने तक हम तमाम कामों से फारिग हो गए थे। वो रात हमने वहीं गुजारी और सुबह दम चाय वगैरह पीकर हम तैयार होकर बैठ गए। कबील खान की गाड़ियों से पहले 5-6 गाड़ियां गुजर चुकी थी और फिर दूर से गर्द का तूफान उठा और 5 काले रंग की गाड़ियां एक कतार में चलती हुई उस जानिब आती दिखाई दी। हम दोनों मुकम्मल तौर पर तैयार थे। पलवशा दूरबीन आंखों से लगाए इस तरफ निगरान थी। वो बड़बड़ाने के अंदाज में बोली, उसी खबीस का काफिला है। उसे रिमोट कंट्रोल थमाकर मैंने रॉकेट लॉन्चर कंधे पर रख लिया था। अगर वो हमारी लगाई गई IED रिमोट कंट्रोल से न फटती तो मैंने रॉकेट लॉन्चर के जरिए पहली गाड़ी को उड़ाना था। वो जगह इतनी तंग थी कि गाड़ी मोड़ नहीं काट सकती थी और अगली गाड़ी के तबाह होने के बाद वो आगे भी नहीं जा सकते थे। जिस जगह हमने IED लगाई थी उसके बाद एक खतरनाक मोड़ था।
اس لیے उस जगह गाड़ियों की रफ्तार लामोहला आहिस्ता होना थी। यूं भी वो सड़क कच्ची थी और उस पर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई नहीं जा सकती थी। तमाम गाड़ियां एक कतार में चल रही थी। मोड़ आने से पहले ही ड्राइवर ने रफ्तार कम करना शुरू कर दी थी। दूरबीन आंखों से लगाए पलवशा का एक हाथ आईईडी को फाड़ने वाले बटन पर था। जो ही अगली गाड़ी मखसूस जगह पर पहुंची, उसने बटन दबा दिया। हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर मैंने भी रॉकेट लॉन्चर की टेलीस्कोप साइट में पहली गाड़ी पर निशाना साध लिया था, लेकिन मुझे फायर करने की जरूरत पेश नहीं आई थी। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और अगली गाड़ी चंद फुट हवा में उछलकर उल्टी हो गई। पीछे वाली गाड़ी फौरन रुक गई थी। पलवशा ने फौरन आखिर में लगाई जाने वाली आईईडी को फाड़ने वाला बटन दबा दिया। इस मर्तबा जोरदार धमाके के साथ चौथे नंबर पर मौजूद गाड़ी तबाह हुई थी। आखिरी गाड़ी चंद गज पीछे थी। मैंने फौरन रॉकेट लॉन्चर का रुख उस जानिब करते हुए रॉकेट दाग दिया। 250 मीटर से एक साकिन हदफ को निशाना बनाना इतना मुश्किल भी नहीं था कि मेरा निशाना खता जाता। गाड़ी उछलकर खड़ी चट्टानों से टकराई और दोबारा सड़क पर गिर गई। 3 गाड़ियां और उनमें मौजूद अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए थे। दूसरी और तीसरी गाड़ी में मौजूद कबील खान के आदमियों ने फौरन गाड़ियों के अकब में मोर्चे संभाल लिए थे। उन्हें हमारे छुपने की जगह मालूम हो गई थी। क्लैशनकोफों की गोलियां हमारे सामने पड़े पत्थरों से टकराने लगी। कबील खान दूसरी गाड़ी के अकब में छुपा है। पलवशा ने बगैर किसी ताखीर के मुझे मुत्तला करना जरूरी समझा। मैंने अपनी शिस्त तीसरी गाड़ी पर मरकूज करते हुए उसे कहा, रॉकेट लोड करो। उसने फौरन पहले से तैयार किया हुआ रॉकेट उठाकर आगे से रॉकेट लॉन्चर की मजल में धकेल दिया और मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर सांस रोकते हुए रॉकेट दाग दिया। तीसरे नंबर पर मौजूद गाड़ी का हशर भी पहले वाली गाड़ी जैसा हुआ और उसके अकब में छुपे आदमी कबील खान की मदद करने के काबिल नहीं रहे। उसी वक्त दूसरी गाड़ी के अकब में मौजूद आदमी गाड़ी के अकब से निकलकर मोड़ की जानिब भागे। मुझे अंदाजा था कि वो कुछ ऐसा ही करेंगे और मैं उसके लिए तैयार था। उसके लिए बैरेट M107 तैयार रखी थी। सफेद कपड़ों वाला कबील खान है, उसे मरना नहीं चाहिए। मुझे स्नाइपर राइफल से शिस्त लेते देखकर वो पुकार उठी। उनकी तादाद 6 थी और मोड़ तक इतना फासला नहीं था कि मैं तमाम को निशाना बना सकता। अगर वो मोड़ मुड़ने में कामयाब हो जाते तो यकीनन खुद को बचा सकते थे और हमारे लिए भी खतरे का बायस बन सकते थे। इन तमाम में कबील खान अहम था, इसी वजह से उन्हें भागते हुए उसे अपने सामने रखा हुआ था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, बस चंद सेकंड ही थे। सबसे पहले मैंने कबील खान की पुश्त पर दौड़ने वाले बंदे की पीठ पर गोली मारी। सर को निशाना मैंने जानबूझकर नहीं बनाया था कि वो भाग रहे थे और इस हालत में सर पर गोली मारना मुश्किल होता है, जबकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि गोली के खता जाने का खतरा मोल ले सकता। 250 गज के फासले पर बैरेट M107 के खता जाने का सवाल ही नहीं था। मकतूल मुंह के बल गिरा। उसके साथ ही मैंने दोबारा राइफल कॉक की और अगली गोली कबील खान के कूल्हे में झोंक दी। 2-3 सेकंड की देर होने पर उसने मुड़ जाना था। वो नीचे गिरा और उसके साथ भागने वाले चारों उसे संभालने के लिए नीचे झुके। उसी वक्त मैंने अगली गोली फायर की और उनकी तादाद में एक की कमी हो गई। 2 आदमियों ने कबील खान की बगल में हाथ डालकर उसे मोड़ की जानिब घसीटा और एक ने घुटना जमीन पर टेक कर क्लैशनकोफ की बैरल का रुख हमारी जानिब करते हुए ट्रिगर दबा दिया। क्लैशनकोफ तड़तड़ाते हुए आग उगलने लगी, मगर ये एक इस्तरारी हरकत थी। उसने मुसलसल ट्रिगर दबाए रखा। घुटना जमीन पर टेक कर बैठने की वजह से वो एक आसान हदफ साबित हुआ। बैरेट की गोली उसे माथे पर लगी। पुश्त के बल गिरते हुए भी उसकी क्लैशनकोफ गोलियां उगल रही थी। मेरे दोबारा राइफल कॉक करने तक कबील खान के आदमी उसे घसीट कर मुड़ गए थे। मुड़ कर एक बड़े पत्थर के अकब में लेट कर उन्होंने हमारे साथ फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया था। इस सूरत हाल में मुझे खतरा महसूस होने लगा कि ये न हो कि एक आदमी हमारे साथ फायरिंग का तबादला करता रहे और दूसरा कबील खान को सहारा देकर वहां से निकल जाए। मैंने कहा, पलवशे, मुझे खतरा है कबील खान एक आदमी के साथ फरार हो जाएगा और दूसरा आदमी हमारे साथ फायरिंग करता रहेगा। उसने फौरन मेरी बात की तायद की। सही कहा। मैंने कहा, तुम यहाँ से स्नाइपर राइफल के जरिए उन्हें फायरिंग का जवाब देती रहो, मैं पीछे से जाकर उन्हें काबू करने की कोशिश करता हूँ। उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, तुम स्नाइपर मुझसे बेहतर चलाते हो और मैं तुमसे ज्यादा तेज रफ्तारी से हरकत कर सकती हूँ। मैं कुछ कहने लगा मगर उसने कहा, कोई अगर मगर नहीं, मेरा एतबार करो। उसने मेरा हाथ थामते हुए मेरी आंखों में झांका। वो हमेशा की तरह बाएतमाद नजर आ रही थी। मैंने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोली, परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसने एक आईकॉम जेब में डाला और क्लैशनकोफ हाथ में पकड़ते हुए बोली, आईकॉम ऑन कर लेना, चैनल नंबर 11। ये कहते हुए वो मोर्चे से निकलकर भागते हुए एक नजदीकी चट्टान के अकब में छुप गई। वहाँ एक लम्हा ठहर
ठहर कर वो भागते हुए चंद गज दूर एक दूसरे पत्थर के पीछे लेट गई। इस दौरान दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर की आवाज आती रही, मगर वो पत्थर से सर निकाले बगैर फायर करता रहा। मेरा अंदाजा था कि उसे पलवशा की हरकत के बारे में मालूम ही नहीं होगा। पत्थर की वो चट्टान इतनी बड़ी थी कि उस पर रॉकेट के फायर का भी असर न होता। मैंने स्नाइपर राइफल की टेलीस्कोप साइट में से देखते हुए उस पत्थर पर अपनी शिस्त मरकूज रखी, मगर लगता यही था कि कबील खान वहां से फरार होने की कोशिशों में था और एक आदमी उसने पत्थर के अकब में सिर्फ अपने अकब को महफूज रखने के लिए छोड़ दिया था। और शायद उस आदमी को भी अच्छी तरह ये भी समझा दिया था कि उसका कोई उज़्व नजर आने की सूरत में वो जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। ऐसे यकीनन इस वजह से हुआ होगा कि उन दिनों मैं कबील खान के एक ऐसे दुश्मन के रूप में सामने आ रहा था जो मुसलसल उस पर हमले कर रहा था और मेरी निशानेबाजी मुबालगा आमेज वाकयात के साथ पेश की जा रही थी। ये सारा अंदाजा मैं इस बिना पर लगा रहा था कि चट्टान के अकब में छुपा हुआ दुश्मन अपने हाथ तक को पत्थर के अकब से नहीं निकाल रहा था। पलवशा भागते हुए नाले के दूसरे सिरे पर पहुंच गई थी। कबील खान और उसके दोनों आदमी उस जानिब छुपे थे जिस तरफ उनकी गाड़ियों का रुख था, जबकि पलवशा का रुख अलाम खेल की जानिब था, क्योंकि उस जानिब से ऊपर चढ़ा जा सकता था, वरना तो नाले के खड़े किनारों के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। सड़क के ऊपर पहुंचकर वो बाएं जानिब से चक्कर काट कर मजीद ऊपर चढ़ने लगी। यकीनन वो वहां से होते हुए कबील खान के आदमियों के अकब में पहुंचना चाह रही थी। सड़क पर चक्कर काटते ही वो मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं दोबारा कबील खान के आदमियों की जानिब मुतवज्जे हो गया। गो वो मुकम्मल तौर पर पत्थर की चट्टान के अकब में थी। उसके बावजूद मैंने रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करते हुए बाकी बचे 2 रॉकेट उस जानिब दाग दिए ताकि वो मेरे जानिब मुतवज्जे रहें। उनकी तरफ से सिर्फ एक क्लैशनकोफ वक्फे के बाद चंद गोलियां उगल देती। रॉकेटों ने उस बड़ी चट्टान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और चट्टान के अकब में छुपे हुए दुश्मन लामहला महफूज थे। मुझे अपने अंदेशे सच होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके साथ ये इत्मीनान भी था कि पलवशा वहां पहुंचने ही वाली थी। और फिर मुझे एक नई क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट सुनाई दी। 2-3 मिनट बाद पलवशा की आवाज उभरी, हालात काबू में हैं। अगर कबील खान का दीदार करना है तो नाले में उतर आओ, मैं उसे वहीं ला रही हूँ। अपने पास पिस्तौल होने का यकीन करके मैं नीचे उतरा। पलवशा ने हालात काबू में होने का मुजदा सुना दिया था, इसके बावजूद मैं बेपरवाही नहीं बरत सकता था। नीचे उतरते हुए वो मुझे नजर आने लगी थी। कबील खान लंगड़ाता हुआ उसके आगे चल रहा था। उस मोड़ के आगे चूंकि नाले के किनारे इस काबिल थे कि वहां से पैदल आदमी नीचे उतर सकता था, इसलिए वो उसे उसी जानिब से नीचे ला रही थी। मेरे करीब पहुंचने तक उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। कबील खान को पहली मर्तबा इस तरह रूबरू देख रहा था मैं, लेकिन इस बुरी हालत में कि उसका कोई करीबी अजीज भी उसे पहचान न सकता। पलवशा जुनूनी कैफियत में उस पर ठोकरें बरसा रही थी। कबील खान का तमाम जिस्म यूं कांप रहा था गोया वो रेशे का मरीज हो। वो बेतहाशा उसकी मजरूब टांग और जिस्म के नाजुक हिस्सों को अपनी जरबात का निशाना बना रही थी। कबील खान एक बेरहम, जालिम और गद्दार शख्स था, लेकिन उस वक्त मजलूमियत की तस्वीर बना नजर आ रहा था। लड़के तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो, याद रखना मेरे आदमी बदला जरूर लेंगे। पलवशा के जरा से दम लेने पर वो एक जानिब खून थूकते हुए धमकी देने लगा। वो बोली, पहले मैं अपना बदला तो ले लूं, तेरे आदमियों को अगर मौका मिला तो यकीनन मैं मना नहीं करूंगा। ये कहकर उसने 2-3 ठोकरें उसके पहलू में जड़ दी। वो बोला, मेरा कसूर तो बताओ। उसके लहजे में अजीब किस्म की बेबसी और गुस्सा था। पलवशा उसके साथ उकड़ू बैठते हुए उसकी आंखों में झांकने लगी। अगर तू मुझे पहचान लेता तो तुझे ये सवाल करने की जरूरत पेश न आती। कबील खान ने कहा, तो करा दो पहचान ताकि मैं माफी मांगने के बारे में सोचूं। पलवशा ने कहा, सपू गमाए को जानते हो? कबील खान का सर नफी में हिल गया। वो बोली, जानोगे भी कैसे, क्योंकि एक सपू गमाए तो तेरी हवस की भेंट नहीं चढ़ी ना। पलवशा ने जहर खंद लहजे में कहते हुए उसके सर के बालों से पकड़कर झटका देते हुए उसका सर जमीन से टकराया। उसके मुंह से आह की आवाज निकली। वो दोबारा उसके बालों से पकड़कर झटका देते हुए बोली, कबील खान, याद करो एक लड़की को तेरे आदमियों ने अलाम खेल की मजाफात से उठाया था। उसके छोटे भाई की मदाखलत पर तेरे आदमी ने उस मासूम लड़के को लात मारकर चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया था और बाद में उसका वालिद भी तेरे दरिंदे मुहाफिज की गोली का निशाना बन गया था। कबील खान ने हकलाते हुए पूछा, तुम यामीन खान के क्या लगते हो? वो बोली, शुक्र है, मेरे अब्बा जान का नाम तो तुम्हें याद है। कबील खान के लहजे में हैरानी थी, मगर उसका तो कोई बेटा नहीं था। वो बोली, बिल्कुल सही कहा, लेकिन बेटी तो थी ना। खड़े होकर पलवशा ने कंधे से लटकाई क्लैशनकोफ हाथ में थाम ली। बेटी तो क्या? वो बोली, हाँ जलील इंसान, मैं यामीन खान की बेटी और सपू गमाए की बहन पलवशा हूँ। तेरे मरदूद साथी अनारगुल को मैंने ही जहन्नम वासिल किया है। तेरी हवेली मेरे ही हाथों तबाह हुई है। रोशन खान और उसके साथियों को भी मैंने ही अंजाम तक पहुंचाया है
और अब तेरी बारी है। वो बोला तो वो तुम थी। मैं किसी और को मुरद इल्जाम ठहराता रहा। वो बोली तो तुझे किस पर शक है? कबील खान ने कहा, मुझे तो किसी SS नामी शख्स के बारे में खबर मिली थी। मैंने पहली बार जबान खोली। फिक्र न करो, जिसे मुरद इल्जाम ठहराते रहे हो वो भी उसके साथ ही है। पलवशा ने मेरी जानिब इशारा करते हुए मजाही अंदाज में कहा, वैसे बड़े खुशकिस्मत हो, मरने से पहले तूने SS का दीदार भी कर लिया है। मुझ पर एक नजर डालकर वो दोबारा पलवशा की जानिब मुतवज्जे हुआ तो मेरा अंदाजा दुरुस्त था। पलवशा, देखो तुमने अपना बदला ले लिया है। अब हम सुलह करके इस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तुम जितना जुर्माना कहो मैं भरने को तैयार हूँ। वो बोली, जलील खान, तुझे कत्ल करने के लिए सिर्फ मेरी बहन के ऊपर बुरी निगाह डालने की वजह काफी थी। तूने तो मेरा पूरा घराना उजाड़ दिया। और जहाँ तक दुश्मनी खत्म करने का ताल्लुक है तो दुश्मनी खत्म करने का आसान तरीका दुश्मन को कत्ल करना होता है, ना कि उससे मुज़ाकरात करना। उनकी बातचीत लंबी होते देखकर मैं लुकमा दिए बगैर न रह सका। मैंने कहा, पलवशा, मेरा ख्याल है हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इस तमाशे को तूल दे सकें। मुझे तीखी नजरों से घूर कर वो दोबारा कबील खान की जानिब मुतवज्जे हुई। कबील खान, अफसोस कि मैं तुझे उतनी अजियतें नहीं पहुंचा सकी जितनी मैंने झेली है। बहरहाल तेरे साथी काफी बेचैनी से जहन्नम में तेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वहां पहुंचने की करो। ये कहते ही उसने क्लैशनकोफ की बैरल के रुख उसकी टांगों की तरफ करके 2-3 गोलियां दाग दी। वो कराहते हुए तड़पने लगा। अगली दफा उसने कबील खान के दोनों बाजुओं को निशाना बनाया और फिर झुककर क्लैशनकोफ की मजल उसकी ठोड़ी से लगाते हुए ट्रिगर को मुकम्मल दबा दिया। गोलियों के ब्रस्ट ने उसकी खोपड़ी को टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। फायर रुकते ही उसने घुटने जमीन पर टेके और 2 जानू होकर बैठ गई। क्लैशनकोफ उसके हाथों से छूट गई थी। वो कबील खान की लाश को घूर रही थी। 2-3 मिनट इंतजार के बाद मैंने गला खनखारते हुए उसे आवाज दी, पलवशा, मेरे ख्याल में चलना चाहिए। वो गहरे ख्यालात से बाहर आकर चौंकते हुए मुझे घूरने लगी। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर खुशी से भरपूर हंसी नमूदार थी और खड़े होकर वो मुझसे लिपट गई। शुक्रिया राजे, ये सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। जबरदस्ती खुद को आजाद कराते हुए मैंने कहा, ये शुक्रिया जबानी कलामी भी अदा किया जा सकता था। कम से कम इतना ख्याल तो कर लिया करो। मेरी बातों का बुरा मनाए बगैर वो शोखी भरी मुस्कुराहट से बोली, क्या याद करोगे, आज मैं इतनी खुश हूँ कि कबील खान के बाद तुम्हें कत्ल करने के फैसले को भी तर्क करती हूँ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया, चलो अब चलें। वो बोली, अगर चाहो तो मैं एक बार और भी गले लगा सकती। मैंने कहा, बेहया, और मैं मोर्चे की जानिब बढ़ गया। पीछे से मुझे उसके कह की आवाज आई, मगर मैं खामोशी से चलता रहा। मेरे साथ कदम मिलाते उसने कहा, अच्छा बात सुनो। मैंने कहा, जी फरमाओ। वो बोली, कबील खान की जेब से काफी बड़ी रकम मेरे हाथ आई है। ये पिस्तौल भी हाथ लगा है। उसने एक कीमती पिस्तौल मेरी नजरों के सामने लहराया। मेरा तो ख्याल है बाकी तमाम की तलाशी भी ले लेते हैं, यकीनन काफी रकम हाथ लगेगी। उनकी क्लैशनकोफें भी समेट कर कहीं छुपा देते हैं। मैंने कहा, नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर घात में आते ही कबील खान ने अपने आदमियों को आईकॉम पर बता दिया हो तो वो आते ही होंगे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो अब तक उसके आदमी पहुंच गए होते। मैंने कहा, अगर उसके आदमी नहीं तो कोई और तो पहुंच सकता है, बल्कि पहुंच गया है। एक सफेद रंग की कार मोड़ मुड़कर तबाहशुदा गाड़ियों के करीब रुक रही थी। वो मुसिर हुई तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। इससे पहले कि वो इस बात का जवाब देता, मुझे अलाम खेल की तरफ से 3-4 डबल केबिन उस तरफ आती दिखाई दी। मैंने कदमों की रफ्तार में तेजी लाते हुए उसे गर्द का तूफान उड़ाती गाड़ियों की जानिब मुतवज्जे किया। वो नजर आ रही हैं। वो बोली, अगर ये उसके आदमी होते तो उन्हें कुछ देर पहले पहुंचना चाहिए था। मैंने कहा, हो सकता है उसने गोली लगने के बाद फरार होते वक्त उन्हें मदद को पुकारा हो। मैं अपने मोर्चे वाली जगह पर पहुंच गया था। बैरेट को कंधे पर रखते ही मैंने ख्याल जाहिर किया। उसने सामान का थैला पुश्त पर लादा, रॉकेट लॉन्चर कंधे पर रखा और दाएं हाथ में क्लैशनकोफ थामते हुए चढ़ाई चढ़ने लगी। मैंने उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। हमारी चढ़ाई चढ़ने से पहले तीनों गाड़ियां वहां पहुंच गई थी। हर गाड़ी में 4-5 मुसल्ला आदमी सवार थे। अगली गाड़ी से उतरने वाले 2 आदमी सफेद कार की जानिब बढ़ गए। उनकी बातों के दौरान हम बुलंदी पर पहुंचने वाले थे। मैं मुसलसल उन्हीं की जानिब मुतवज्जे था। सफेद कार वाले ने हाथ उठाकर हमारी जानिब इशारा किया। शायद उसने हमें नाले से बुलंदी की जानिब हरकत करते देख लिया था। सफेद कार वाले से बातचीत करने वाले दोनों आदमियों ने हाथ में क्लैशनकोफों का रुख हमारी जानिब करते ही फायर खोल दिया। बुलंदी के आखिरी चंद कदम हमने दौड़ कर तय किए और ऊपर पहुंचते ही एक चट्टान की आड़ लेकर खुद को इस अंधाधुंध फायरिंग से महफूज कर लिया। ये यकीनन पीछा करेंगे, पलवशा ने ख्याल जाहिर किया। उसके लहजे में जरा भर तशवीश शामिल न थी। मैंने बारहा जांचा था कि वो बहुत दलेर और बहादुर हैं। मैंने कहा, चलो फिर उनके ताक़ुब में जरा रुकावट पैदा करें। बैरेट की दोपाई खोलकर मैंने नीचे रख दी। उसने अब तक खाली मैगजीन ही चढ़ाई हुई थी। पुश्त पर लदा थैला उतार कर वो उसमें से भरी हुई मैगजीन निकाल कर क्लैशनकोफ पर चढ़ाने लगी। इस दौरान मैंने टेलीस्कोप साइट के शीशों की हिफाजत करने वाले कवर उतार कर नाले में उतरने के लिए मुनासिब जगह तलाश करने वाले मुसल्ला अफराद का निशाना ले चुका था। पहली बार मैंने उस आदमी को निशाना बनाया जो झुककर नाले के सीधे किनारे से नीचे के लिए पर तोल रहा था। अपने हथियार समेत वो 10-15 गज की ऊंचाई से नीचे गिरा।
बाकियों के चौंकने और संभलने तक एक और आदमी भी अपने सरदार कबील खान के पास पहुंच चुका था। वो सरपट दाएं बाएं भागे और मेरे तीसरे फायर से पहले उन्होंने खुद को गाड़ियों और पत्थरों की आड़ में कर लिया। उसके साथ ही कई क्लैशिनकोफ गोलियां उगलने लगी। सफेद कार के साथ मौजूद आदमी भी एकदम जमीन पर लेट गया। आदमियों के गायब होते ही मैं गाड़ियों के टायरों को निशाना बनाने लगा। तीनों गाड़ियों के अपनी तरफ वाले 6 टायरों को बेकार करके मैंने टेलीस्कोप साइड के शीशों पर दोबारा कवर चढ़ाए और पलवशा को कहा, क्या ख्याल है, चलें? वो फौरन मेरे साथ मुत्तफिक हो गई, चलो। इसी तरह जमीन पर लेटे लेटे हम पीछे की तरफ खिसके और जो ही ऐसी जगह पर पहुंचे जहां खड़े होकर भी हम उनकी नजरों में नहीं आ सकते थे, उठकर अकबी जानिब मौजूद ढलान में उतरने लगे। दुश्मनों की तरफ से मुसलसल फायर की आवाज मुतवातिर हमारे कानों में पहुंच रही थी। हम तेज रफ्तारी से वहां से दूर हटने लगे। गो वो 15-20 आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन मुकाबला तूल खींचता तो उनकी मदद को मजीद आदमी भी पहुंच सकते थे। यूं भी कबील खान के पास बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज में वक्फा आने लगा और फिर फायरिंग बिल्कुल ही रुक गई। यकीनन उन्हें भी महसूस हो गया था कि वो यकतरफा फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे उम्मीद यही थी कि वो इतनी जल्दी आड़ से बाहर निकलकर हमारा पीछा नहीं कर सकते थे। शायद कबील खान आईकॉम पर उन्हें मेरे बारे में बता चुका हो, क्योंकि उसकी आखिरी गुफ्तगू से यही अंदाजा हो रहा था कि उसने अपने आदमियों को बुलाते हुए कुछ न कुछ जरूर बताया होगा। इसी बात का जिक्र उसने अपनी आखिरी गुफ्तगू में भी किया था। अगर कबील खान ने नहीं बताया था तब भी अपने मरने वाले आदमियों और गाड़ियों के फटने वाले टायर उनके सामने मौजूद थे। कबील खान को ठिकाने लगाने के बाद हम उसके आदमियों से जान छुड़ा कर आ गए थे। एक पहाड़ी उतरकर नाला क्रॉस करने के बाद पलवशा ने एक मुनासिब जगह पर रॉकेट लॉन्चर को छुपा दिया कि बगैर रॉकेटों के वो हमारे लिए फालतू वजन ही था। रॉकेट लॉन्चर से जान छुड़ाकर हमारा सफर दोबारा शुरू हो गया। 2-3 घंटों बाद हम वहाँ से काफी दूर निकल आए थे। इस दौरान हमने एक और बुलंदी सर करके उसकी दूसरी जानिब ढलवान में नीचे उतर गए। सूरज पहाड़ों के अकब में छुप गया था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। दूर से नजर आने वाले चंद घरों को देखकर पलवशा ने अपनी समत तब्दील की और बाएं हाथ मौजूद पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उसी वक्त झाड़ियों के अकब से गधे पर लकड़ियां लादे एक उधेड़ उम्र शख्स नमूदार हुआ। उसका रुख चंद 100 गज दूर नजर आने वाले घरों की जानिब था। उसने हमें देख लिया था। हम उसे नजरअंदाज किए ढलवान पर चढ़ते रहे। पहाड़ी पर पहुंचते ही वो दूसरी जानिब उतरे बगैर ऊपर ही ऊपर चलने लगा। मुसलसल चलने की वजह से हमारा पसीना बहने लगा था। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। मैंने नाम लिए बगैर आवाज दी, पानी तो दे दो। सफरी थैले में से पानी भरी बोतल पलवशा ने निकाल कर मेरी जानिब बढ़ाई और एक पत्थर पर बैठ गई। मैं भी एक हमवार पत्थर के नीचे बैठ गया। शाम का मलगजा अंधेरा तारीकी में तब्दील होने लगा था। पानी पीकर मैंने बोतल उसकी जानिब बढ़ा दी। बोतल लेकर उसने मुंह से लगा ली। चंद मिनट आराम करने के बाद वो खड़ी हो गई। मैंने उठते हुए पूछा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जिस तरफ निकल आए हैं ये इलाका मेरा भी देखा भाला नहीं है। सुबह की रोशनी ही से मैं अंदाजा लगा सकूंगी कि हमारा रुख किस जानिब है। मैंने पूछा, तो क्या सारी रात हम यूं ही टामकटोइयां करते रहेंगे? वो बोली, कोई मुनासिब जगह देख कर रात गुजार लेते हैं। वो भी मेरी तरह आराम करने के हक में थी। हम उसी तरह बुलंदी पर सफर करते रहे। 10-15 मिनट बाद वो पहाड़ी दाएं जानिब एक दूसरी पहाड़ी की तरफ मुड़ गई, लेकिन दोनों पहाड़ियों के बीच एक गहरी जगह मौजूद थी। अब अंधेरे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो दबी हुई जगह कितनी गहरी थी। अंधेरा काफी गहरा हो गया था। मुझे ठोकर लगी और मैंने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। मैंने फौरन कहा, टॉर्च तो जला लो। थैले से टॉर्च निकालकर उसने मेरी जानिब बढ़ा दी। वो उतराई इतनी ज्यादा नहीं थी। उस दबी हुई जगह के बाद हमारे सामने एक पहाड़ की बुलंदी शुरू हो रही थी, जबकि दाएं बाएं 2 नालों की उतराई थी। बजाय ऊपर जाने के वो बाएं नाले में उतरने लगी। नाला काफी तंग था। टॉर्च की रोशनी दाएं बाएं फेंक कर मेरी निगाहें किसी मुनासिब जगह की तलाश में भटक रही थी। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद मैं काफी थकन महसूस कर रहा था। कोशिश के बावजूद कोई मुनासिब जगह नजर नहीं आ रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज उभरी, पिस्तौल तैयार हालत में रखो, यहाँ किसी जंगली जानवर से भी मुठभेड़ हो सकती है। करते हुए मैंने टॉर्च बाएं हाथ में थामते हुए दाएं हाथ में बैरिटा थाम लिया। बैरिट यूं भी मैंने पीठ पर लादी हुई थी। उस नाले का इख्तिताम एक चौड़े नाले में हुआ था। अगले 2 घंटे हम उसी नाले में चलते रहे। इस दौरान 2-3 आबादियों को भी पीछे छोड़ दिया था। हमारे सफर का इख्तिताम दरख्तों के झुंड में छुपे हुए अकेले मकान पर हुआ, जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजे पर झूलते ताले ने हमें मकान के खाली होने का मुजदा सुना दिया था। पलवशा ने कहा, मेरा ख्याल है यही जगह मुनासिब है। सही कहा। मैंने पिस्तौल को नाल से पकड़कर दस्ते से ताले को जरब लगाई। छोटा सा ताला फौरन खुल गया। अंदर दाखिल होकर हमने दरवाजा अंदर से कुंडी कर दिया। टॉर्च की रोशनी फेंककर मैंने जायजा लिया। वो एक छोटा सा मकान था। दाखिली दरवाजे वाली जानिब छोड़कर मकान के 3 अतराफ में 2 कमरे बने हुए थे।
मकामी तर्ज तामीर के मुताबिक छत पर 2 मोर्चे भी बने हुए थे। कमरों के सामने बारामदा मौजूद नहीं था। सामने वाले 2 कमरों के दरवाजों को ताले लगे हुए थे, जबकि बाकी कमरों के दरवाजे बाहर से कुंडी थे, उनमें ताले लगे हुए नहीं थे। पलवशा ने एक कमरे का ताला तोड़कर दरवाजा खोला। मैंने करीब होकर अंदर टॉर्च की रोशनी फेंकी। कमरे में बांध की बनी हुई 3 चारपाइयां दीवारों के साथ तरतीब से पड़ी थी। एक कोने में बड़ी जस्ती पेटी रखी थी और उस पर 2 ट्रंक रखे हुए थे। 3 चारपाइयों पर एक तकिया रखा हुआ था। खजूर के पत्तों से बनी 2-3 चटाइयां लपेटी हुई लोहे की पेटी पर रखी थी। चंद इस्तेमाल के बर्तन भी एक कोने में धरे थे। कमरे का जायजा लेकर हमने दूसरे कमरे का ताला तोड़ने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लोहे की बड़ी पेटी में हमें बिस्तर रखे हुए भी मिल गए थे। पेटी के ऊपर रखे ट्रंकों में जनाना मर्दाना मलबूसात भरे थे। यूं लगता था जैसे घर वाले आर्जी तौर पर कहीं गए हुए हों। इस कमरे का दरवाजा भी अंदर से कुंडी करके हमने 2 बिस्तर चारपाइयों पर बिछाए और लेट गए। बरेटा पिस्तौल मैंने तकिए के नीचे ही रख दिया था। यूं भी रात के वक्त किसी के वहां आने का इम्कान न होने के बराबर था। कबील खान के आदमी भी इतनी जल्दी हमारे पीछे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। मैंने सोच लिया था कि अगली सुबह डी ब्लॉक पहुंचने की कोशिश करूंगा। पलवशा का काम अब खत्म हो चुका था। यकीनन वो खुदा हाफिज करने में ताखीर नहीं करती। ऊपर लेने के लिए हमें 2 हल्के कंबल जस्ती पेटी से मिल गए थे। थकन की वजह से मैं ज्यादा देर तक सोचों का खेल जारी न रख सका। सुबह मेरी आंख पलवशा के चारपाई से उठने पर खुली। मैं लेटा रहा। उसकी वापसी काफी देर बाद हुई थी, लेकिन उसके हाथ में पराठों का छाबा और दूसरे हाथ में पकड़ी केतली ने मुझे हैरान कर दिया। वो बोली यहाँ बावर्ची खाना मौजूद था, थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा था, बस 1-2 ताले तोड़ने पड़े। मेरी आंखों में सवालिया हैरानी देखते हुए उसने फौरन वजाहत कर दी। मैंने पसंदीदगी के अंदाज में सर हिलाते हुए थैले से पानी की बोतल निकाली और कमरे से बाहर जाकर पानी के छींटे मुंह पर मारे। मुंह धोकर मैं अंदर आ गया। वो मेरी ही मुंतजिर थी। हम खामोशी से नाश्ता करने लगे। पलवशा खामोश सी थी। उसकी खामोशी मेरे लिए हैरान कुन थी, लेकिन मैंने उसे छेड़ने की कोशिश न की। दूध न होने की वजह से उसने कहवा बनाया था। कहवा पीकर उसने मेरी जानिब देखे बगैर आहिस्ता से पूछा, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, इरादा क्या होना है, यहाँ से मैं डी ब्लॉक का रुख करता हूँ और तुम पहुँचो अंगूर अड्डे। अब यूं भी अपना काम मुकम्मल हो गया है। वो बोली, क्या? मुझे उसके चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार उभरते नजर आए। उसका गुस्सा मेरे लिए हैरान कुन था। मैंने पूछा, इसमें हैरान होने या गुस्सा करने की क्या बात है? वो बोली, तुम एक बुज़दिल, कम हिम्मत और बेवकूफ शख्स हो। मुझे तुम्हें कत्ल करने का इरादा तब्दील नहीं करना चाहिए था। यकीनन माहीन ने बिल्कुल ठीक किया था तुम्हारे साथ। तुम हो ही इस काबिल। वो बिफरते हुए बोली। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? गो उसकी गुफ्तगू का सर पैर ही नजर नहीं आ रहा था, मगर एकदम मुझे उसकी बेसरोपा बातों में छुपा मुकम्मल शिकवा नजर आने लगा। वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और उसके साथ उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं उसे खुद रोकूं, मगर अब मैं कोई नया जख्म खाने पर तैयार न था। वो जितनी भी बासलाहियत होती, जितनी भी खूबसूरत, चंचल और शोख होती, मेरे लिए औरत जात थी, एक ऐसी सिंफ जिससे मुझे हमेशा धोखा ही मिला था। बोली, अब ठीक हो गया है बुज़दिल अहमक, सड़ते रहो अकेले, भाड़ में जाओ। मैं थूकती भी नहीं तुम पर। इतने यूसुफ सानी भी नहीं हो तुम कि मैं तुम्हारे पीछे भागती फिरूं। शक्ल देखिए अपनी, इतने नखरे। एक लफ्ज चबा कर कहते हुए वो मुड़ी, चारपाई पर पड़ी अपनी क्लेशनकोफ उठाई और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक मर्तबा फिर रुकी और मेरी जानिब मुड़ते हुए नेफे में उड़सा ग्लॉक निकाल कर जहर खंद लहजे में बोली, अपना खिलौना अपने पास रखो और ये पैसे भी ले लो, कहीं बाद में पछताते न रहो। ये कहते हुए उसने जेब से 5-5 हजार वाले चंद नोट और ग्लॉक 19 मेरी जानिब उछाल दिया। मैं खाली नजरों से उसे जाते देखता रहा। मैं जानता था कि वो जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझ में अब इतना हौसला नहीं था कि दिल पर कोई ताज़ा घाव बर्दाश्त कर सकता। हालांकि वो कई बार पहले भी इशारे कनाए में मुझे अपनी पसंदीदगी बावर करवा चुकी थी, लेकिन आज तो उसने सब कुछ खुलकर कह दिया था। कमरे से निकलते ही वो मेरी निगाह से ओझल हो गई थी कि दाखिली दरवाजा उस कमरे से नजर नहीं आता था। उसके बाहर जाते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में अंधेरा छा गया हो। सुबह के 8-9 बजे मुझे तारीकी महसूस होने लगी। अचानक मुझे अपनी सरगोशी सुनाई दी, अभी भी वक्त है, उसे रोक लो। मगर मैं इस तंबीह पर अमल न कर सका और अपनी जगह बैठा रहा। लम्हे घड़ियों में बीतते रहे और मैं उसे न रोकने के फैसले पर पछताने लगा। ये सोचते हुए कि पलवशा हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, मुझे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मैंने खुद को तसल्ली दी, मैं अब भी उसके पीछे जाकर उसे वापस ला सकता हूँ। लेकिन उसके साथ ही ये रूह फरसा ख्याल मेरे दिमाग में गूंजा कि वो न जाने किस समत को गई थी और फिर मेरे पास उसके घर का पता भी मौजूद नहीं था। अंगूर अड्डे में वो अपने मामू के पास रहती थी, लेकिन ना तो मुझे उसके मामू का नाम मालूम था और ना उसके घर का पता। ये भी मुमकिन था कि वो अब वहाँ से भी कहीं चली जाती और फिर वजीरिस्तान में एक लड़की को तलाश करना भूसे के ढेर से सुई तलाशने से भी मुश्किल था। यूं भी औरतें उमूमन घर में रहती हैं, पर्दे की भी अच्छी खासी पाबंदी की जाती है। उसने अपने दुश्मन को ठिकाने लगा दिया था। अब यकीनन उसकी वालिदा और मामू वगैरह उसके लड़कों की तरह घूमने पर पाबंदी आयद कर देते। वो खुद भी अपनी सिन्फ से भाग तो नहीं सकती थी। पहले तो मजबूरी की वजह से उसने लड़के का भेस भरा था, अब तो उसे ऐसा कोई मसला नहीं था।
सबसे बढ़कर वो औरत के रूप में कबील खान के आदमियों से छुप सकती थी। पलू खान को तलाश करने वाले कब किसी पलवशा का बुर्का उलटने की सोच सकते थे। मुझे लगा कि मैं मौका गंवा चुका था। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि उसके पास आई कॉम भी तो था। मैं फौरन चारपाई पर पड़े थैले की जानिब लपका और थैले को चारपाई पर उलट दिया। अंदर से बरामद होने वाले दोनों आई कॉम मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे। उसी वक्त मेरी नजरें उसके फालतू लिबास पर पड़ी जो वो अपने साथ लाई थी। अगले ही लम्हे उसकी काली कमीज मेरे हाथों में थी। मेरे दिल में उसका गैज़ो गज़ब से पुर लहजा गूंजा, तुम एक बुज़दिल, कम हिम्मत और बेवकूफ शख्स हो। और मुझे उसके अल्फाज पर यकीन आ गया, वाकई में ऐसा ही तो था। अगर कम हिम्मत ना होता तो उसे क्यों कर जाने देता, खासकर जब उसने इतने गुस्से का इजहार कर ही दिया था। उसके बाद तो उसे रोकना मेरा हक बनता था, लेकिन मैं खुद भी हौसला पैदा न कर सका था। मेरी ये सोच गलत थी कि हर औरत धोखेबाज होती है। मुझे धोखा तो सिर्फ माहीन ने दिया था। रोमाना बेचारी ने तो फकत अपनी शादी की बात मुझसे छुपाई थी, और ऐसा उसने मेरी मोहब्बत में डूब कर किया था, ना कि मुझे धोखा देने की गरज से। बाकी जेनिफर थी तो उसका मसला ही अलहदा था। अपने मुल्क के लिए उसे इतना झूठ तो बोलना ही चाहिए था। जाने मैं कितनी देर खुद को कोसता रहा। मेरे सारे नजरियात और सोचों पर पलवशा के जाने से पानी फिर गया था। दिल की एक ही रट थी कि मुझे उसे रोकना चाहिए था, मुझे वहाँ से वापस जाना चाहिए था। अब वहाँ रहना मुनासिब नहीं था, लेकिन मुझ में ताकत ही खत्म हो चुकी थी। यूं लग रहा था जैसे पलवशा न गई हो, मेरे जिस्म की ताकत ही चली गई हो। काफी देर हो गई मैं इसी तरह लेटा रहा। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ हो। मैंने एकदम पलवशा की कमीज चेहरे से हटाई। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। मेरे जहन में पैदा होने वाला सवाल फितरती था, क्या ये ख्वाब है? जवाब जानने के लिए मुझे चुटकी काटने से पहले उसकी शोख आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं अपने कपड़े जहाँ भूल गई थी वही लेने आई हूँ। उसने मेरे हाथों में पकड़ी कमीज की जानिब इशारा किया। मुझ पर गोया घड़ों पानी पड़ गया था। उसने एक मर्तबा फिर शोख मुस्कुराहट से पूछा, मेरा ख्याल है तुम्हें कत्ल करने का इरादा दोबारा कर लेना चाहिए। और मैंने नादिम अंदाज में सर झुका लिया। ना चाहते हुए भी मेरे होंठों से फिसला, कत्ल के इरादे की जरूरत ही क्या है? तुम न लौटती तो मैं खुद ब खुद मर जाता। वो बोली, अच्छा कमीज वाली सामने खड़ी है, अब तो इस बेचारी कमीज की जान छोड़ दो। उसने ऐसे लहजे में कहा कि मैंने एकदम कमीज तकिए पर फेंकी। वो बोली, वैसे तुम इतने बुज़दिल भी नहीं हो जितना मैंने समझा था। मैंने पूछा, तो तुमने कितना बुज़दिल समझा था? उसका सर गोद में रखते हुए मैंने पूछा। बड़ी बातें करना आ गया है। उसने लेटे लेटे नजरें ऊपर उठाई। मैंने जबान निकाल कर उसे चिढ़ाया, पहले क्या गूंगा था? हम काफी देर बैठे बातें करते रहे। मैंने कहा, अच्छा अब सपहर होने को है, क्या अगली शब भी यहीं क़याम का इरादा है? उसने चाहत से लबरेज लहजे में कहा, मेरा दिल तो चाहता है कि तमाम उम्र आपके साथ यहीं बिता दूं। मैंने कहा, तुम तो हो ही बेवकूफ। वो बोली, पता है राजा, वजीरिस्तान में औरत को कोई मकाम हासिल नहीं है। बाप किसी भेड़ बकरी की तरह उसका सौदा करता है। ना तो शादी के वक्त औरत की मर्जी दरियाफ्त की जाती है और ना उसकी राय को कोई अहमियत दी जाती है। बल्कि इस मामले में कोई भी लड़की जबान खोलने की मजाज नहीं होती। उसूलन तो औरत की जिम्मेदारी घर के काम संभालना होता है, मगर जहाँ जंगल से लकड़ियाँ लाना, खेती बाड़ी करना औरत ही की जिम्मेदारी होती है। जहाँ मर्द का काम सिर्फ झूठी खैरत दिखाना, बेटी की तालीम पर पाबंदी लगाना, जवान होने पर उसका सौदा करके पैसे खरे करना होता है। खासकर तालीम तो औरत के लिए शजरे ममनुआ है। मुझे भी किसी वजह से पढ़ने का मौका मिला, वरना आज मैं भी सपू गुमाए बाजी की तरह अनपढ़ होती। और सच कहूँ तो अगर आप मुझे न मिलते तब भी मैंने वजीरिस्तान में शादी नहीं करनी थी। मैंने कहा, तो क्या तुम जैसी लड़की को पाकिस्तान में रिश्तों की कोई कमी है? एक छोड़ो, लाखों मर्द तुम्हें अपनाने को तैयार होंगे। वो बोली, हाँ, मगर उनमें कोई भी तुम नहीं होगे। मैंने कहा, तो मुझ में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं? अगर किसी काबिल होता तो बार बार यूं धुतकारा न जाता। वो बोली, धुतकारने वालियां बेवकूफ और बदकिस्मत थी, अपनी अहमियत मुझसे पूछो। मैंने कहा, फिर कभी सही, फिलहाल तुम खाना ले आओ ताकि खाना खाकर निकलें। वो उठते हुए बोली, खाना तो मैं ले आती हूँ, मगर आज रात यहीं रहेंगे। मैंने कहा, पलवशे यार, समझने की कोशिश करो। वो मुस्कुराते हुए शोखी भरे लहजे में बोली, सच कहो, कभी पहले भी आपकी बात मानी है? उसका अंदाज देखते हुए मैं बेबसी से मुस्कुरा दिया। वो भी होंठों पर दिल आवेज मुस्कुराहट सजाए बाहर निकल गई। जिंदगी एक अजीब डगर पर आ गई थी। कहाँ तो मैंने माहीन की बेवफाई और रोमाना के झूठ के बाद औरत जात पर एतबार न करने का तहिया किया था, और कहाँ पलवशा के बगैर एक लम्हा गुजारना कारे दारद लग रहा था। वो पहली नजर के साथ ही मेरे दिल में उतर गई थी, मगर मैंने खुद को धोखे में मुब्तला रखा और अब एकदम उसकी चाहत खुलकर सामने आ गई थी। बल्कि हमने एक दूसरे को अपनाने का फैसला कर लिया था। मुझे यकीन था कि अब्बू जान और फुफो जान ने भी इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समाना। मेरे लिए ऐसी दुल्हन तो शायद वो सारी जिंदगी तलाश न कर पाते। मैं पलवशा को तिलगंग भिजवाने की बाबत सोचने लगा। अब उसे अपने साथ फिराना बेवकूफी था।
लेकिन इस बारे में सबसे बड़ी रुकावट खुद पलवशा की जात थी। मैं जानता था कि उसने मुश्किल ही से राजी होना है। अलबत्ता फिलफौर शादी का लालच देकर मैं उसे तिलगंग ले जा सकता था। उसके बाद शायद वो हठ धर्म मान जाती। सबसे बढ़कर मैं खुद भी मजीद उससे दूर नहीं रह सकता था। उसे जिंदगी में शामिल करना मुझे अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश लग रही थी। पलवशा की वापसी रोटी के छाबे और सालन के कटोरे के साथ हुई। अरे आपने अभी तक पैसे नहीं उठाए? उसने जमीन पर बिखरे नोटों को देखकर मुस्कुराकर पूछा। उस वक्त मेरी नजर भी उन नोटों पर पड़ी जो वहां से जाते हुए वो गुस्से में फेंक कर गई थी। मैंने साफ गोई से कहा, मुझे नोट उठाने का होश ही कहाँ था। वो बोली, वापस तो आ गई हूँ, होश भी आ जाएगा। मेरे सामने खाने के बर्तन धरकर वो जमीन पर बिखरे नोट समेटने लगी। ग्लॉक भी उठाकर उसने चारपाई पर रख दिया। मैंने कहा, पहले तुम्हारी वापसी की खुशी तो हजम कर लूं। वो बोली, तो जाने क्यों दिया? वो मेरे हमरा बैठकर खाना खाने लगी। टमाटर प्याज के बगैर सिर्फ उबली हुई दाल, जिसमें थोड़ा सा घी, सुर्ख मिर्चें और नमक शामिल था। लेकिन उस वक्त वो दाल भी बहुत लजीज लग रही थी। मैंने शरारत भरे लहजे में कहा, जाने कहाँ दिया? मुझे रोकने का मौका दिए बगैर तुम भाग गई थी। झूठा। उसने खफगी भरी निगाहें मेरी जानिब उठाई और मुझे मुस्कुराते देखकर दिल आवेज तबस्सुम होंठों पर बखेरते हुए खाना खाने लगी। खाना खाकर उसने फिर वहीं रात गुजारने पर इसरार किया। मजबूरन मुझे मानना पड़ा। रात को उसने चारपाई मेरी चारपाई से जोड़कर लगा दी। मैं हल्का सा मोतरिज हुआ, ये क्या है? वो बोली, पता नहीं कब से मेरे कान आपकी जबान से आपकी कहानी सुनने को तरस रहे हैं। मैंने कहा, तो आवाज तो वहां भी आ जाएगी। वो बोली, दिमाग खराब न करो। रात गए तक वो मेरी दास्ताने हयात सुनती रही। मैंने अपनी जिंदगी में आने वाली तीनों लड़कियों की कहानी बिला किसी कमी बेशी के उसके सामने दोहरा दी थी। वो खामोशी और महवियत से सब कुछ सुनती रही। अलबत्ता माहीन की बेवफाई वाले जिक्र पर उसने बेख्तियार होकर मेरा हाथ पकड़ा। रात देर तक जागने की वजह से सुबह की नमाज भी कज़ा हो गई। हम दोनों की आंख 9-10 बजे के करीब खुली। उठते साथ वो नाश्ता बनाने चली गई। उसकी वापसी कहवे की केतली और पराठों के छाबे के साथ हुई। बोली, राजू अपना दाना पानी यहाँ खत्म हो चुका है, बमुश्किल 2 पराठे ही बने हैं। मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैं तो कल ही जाने के लिए तैयार था। वो बोली, कोई बात नहीं, आज चले जाना। इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए उसने मेरे सामने पराठों का छाबा रख दिया। वैसे रोटी बनाना कब सीखा है, जबकि तुमने लड़का बनकर जिंदगी गुजारी है और लड़के ये काम नहीं करते। वो बोली, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप में खाना बनाना भी सीखना पड़ता है। इसके अलावा जब चंद दिन छुट्टी पर जाती, अम्मी जान भी इस बात पर जोर देती कि मैं रोटी बनाना सीख लूं, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी लड़कों की तरह नहीं रहना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, यहाँ से सीधा अंगूर अड्डे तुम्हारे घर जाएंगे। तुम्हारी वालिदा और छोटे भाई को साथ लेकर तलागंग का रुख करेंगे। वहाँ पहुँचने के अगले दिन नबू जान और फुप्पो जान तुम्हारी अम्मी से बाकायदा रिश्ता मांगेंगी। तुम्हारे रिवाज के मुताबिक मुंह मांगी रकम अदा करेंगे और उससे अगले 2 दिन में हमारी शादी हो जाएगी। सच। उसने हाथ में थामी कहवे की प्याली नीचे रखते हुए वो पूरे जज्बात से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में खुशी के रंग कौसे कज़ाह की तरह झिलमिलाने लगे। इतनी खुश वो मुझे जिंदगी में पहली बार नजर आई। मैंने कहा, बिल्कुल सच, लेकिन शर्त यह है कि वापसी पर तुम मेरे साथ आने की जिद नहीं करोगी। वो बोली, तो यहाँ आपकी हिफाजत कौन करेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा? उसके अंदाज ने मेरे दिल में उसकी चाहत को मजीद बढ़ा दिया। कोई तो था जिसे मेरी परवाह थी। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो ये चाहत मेरे लहजे में शामिल थी। मैंने कहा, इससे पहले भी तो मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करता था, अब भी वही करेगा। बोली, वो तो ठीक है, लेकिन असबाब भी तो उसी रब्बे अजीम ने बनाए हैं। मैंने कहा, अल्लाह पाक ने मर्द को मुहाफिज बनाया है, न कि औरत को। और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी मुझे कितना परेशान करती है ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। अगर तुम किसी मकाम पर हिफाजत के साथ मौजूद होगी तो मैं तसल्ली से अपना काम कर सकूंगा। वो शरारत से बोली, हाँ, जैसे मेरे सर पर रखे ग्लास को निशाना बनाते वक्त आपके हाथ कांप रहे थे। मैंने खुले दिल से एतराफ किया, बेशक। कहवे की प्यालियां और छाबा दूसरी चारपाई पर रख कर वो मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। उसने लाड भरे अंदाज में कहा, अच्छा मेरी तारीफ करो ना। उसके मासूमाना अंदाज पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ये अच्छी जबरदस्ती है कि खुद मुंह से कहकर अपनी तारीफ करवाई जाए। बोली, बताओ ना, मेरी आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं, होंठ कैसे हैं, कभी तो मेरे सामने भी मेरे हुस्न की तारीफ करो। मैं उसके चेहरे को देखता हुआ बोला, क्या मेरी आंखें तुम्हें नहीं बताती कि तुम कैसी हो? वो तुर्की बतुर्की बोली, जबान भी तो गूंगी नहीं है ना। मैंने कहा, तुम्हारे सामने गूंगी हो जाती है। मैं उठ गया कि 11 बजने वाले थे और मैं चाहता था कि हम शाम तक अंगूर अड्डे पहुंच जाएं। फिलहाल तो हमें ये अंदाजा भी नहीं था कि हम अंगूर अड्डे से कितना दूर हैं। हम सामान समेट भी नहीं पाए थे कि दाखिली दरवाजे पर दस्तक हुई। पलवशा ने चौंक कर मेरी जानिब देखा, शायद मालिक मकान लौट आया है। मैंने इत्मीनान से कहा, कोई बात नहीं, उसे माकूल मुआवजा दे देंगे। वो बोली, आपके कहने से पहले ही मैंने नमक मिर्च के डिब्बे में 5000 रुपए रख दिए हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया। उसी वक्त एक मर्तबा फिर जोरदार दस्तक हुई और दरवाजा मुसलसल खटखटाया जाने लगा। मैंने अंदेशा जाहिर किया कहीं मालिक मकान के अलावा कोई और ना हो।
पलवशा ने कहा, मैं देखती हूँ। लोहे की पेटी पर पड़ा ट्रंक खोलकर उसमें से सुर्ख रंग का जनाना घगरा निकाल कर अपनी कमीज के ऊपर पहन लिया। मेरी जानिब देखते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ? लेकिन मेरी आंखों से जाहिर होने वाले तासुरात देखते ही उसने शर्मा कर सर झुका लिया। बेशरम पराई लड़कियों को घूरता है। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसने साइलेंसर लगा ग्लॉक उठाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दस्तक देने वाले अब पश्तों में आवाजें भी लगाने लगे थे। दरवाजे के करीब जाकर पलवशा ने पूछा, कौन? दस्तक की आवाज बंद हुई और किसी ने मकामी लहजे में पूछा, घर में कोई मर्द है? वो बोली, नहीं, वो बाहर गया हुआ है। फिर किसी ने पूछा, क्या यहाँ आज या कल कोई अजनबी दिखाई दिया था? पलवशा ने नफी में जवाब दिया, नहीं। उसका सवाल सुनकर मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गईं। एक लम्हे की खामोशी के बाद बाहर से आवाज आई, अच्छा दरवाजा खोलो, हमने घर की तलाशी लेनी है। पलवशा ने बनावटी घबराहट से कहा, आप थोड़ी देर बाद आ जाएं, इस वक्त घर में कोई नहीं है। आवाज आई, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम बस एक नजर डालकर अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, फिर चले जाएंगे। पलवशा ने मेरी जानिब देखा। मैंने हाथ के इशारे से उसे दरवाजा खोलने का कहा और खुद कमरे का दरवाजा बंद करके किवाड़ की दुर्स से आंख लगा दी। बरेटा पिस्टल मैंने हाथ में थाम लिया था। जरा सी गड़बड़ पर मैं पलवशा की मदद के लिए बाहर निकल सकता था। पलवशा दरवाजे की कुंडी खोलकर जरा पीछे को हट गई। इतना तो मुझे मालूम था कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। कुंडी खुलते ही दो दरमियाना कामत के मर्द अंदर घुस आए। दोनों ने हाथों में क्लैशनकोफें थामी हुई थी। एक जरा भारी तनोतोष का था, जबकि दूसरा छरीरा बदन रखता था। मोटे ने पलवशा को देखते हुए पूछा, तुम्हारा घर वाला किस वक्त लौटेगा? उसने घरेलू खातून के अंदाज में कहा, बस थोड़ी देर तक आ जाएगा। इस दौरान दूसरे आदमी ने एक सरसरी नजर ज़हन में दौड़ाई और वो भी पलवशा की जानिब मुतवज्जे हुआ। मुझे महसूस हुआ कि उन दोनों की दिलचस्पी तलाशी लेने की बजाय पलवशा की जात में थी। मोटे ने अपने साथी की तरफ देखकर आंख से इशारा किया और वो सर हिलाता हुआ दरवाजा कुंडी करने लगा। पलवशा ने घबराए अंदाज में पूछा, ये आप दरवाजा कुंडी क्यों कर रहे हैं? मोटे ने शैतानी अंदाज में कहा, बस तुम्हारे कपड़ों की तलाशी लेनी है, कहीं तुमने कोई हथियार अंदर तो नहीं छुपाया हुआ। और बेशर्मी से हंसने लगा। मोटे ने क्लैशनकोफ अपने साथी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जरा ये पकड़ो, मैं इस बुलबुल को कपड़ों की कैद से निजात दिलाऊं और मुखाबरा भी ऑफ कर दो। उसने मोटे से क्लैशनकोफ लेकर कंधे से लटकाई और आईकॉम सेट ऑफ करते हुए बोला, जहाँ ये शोर करेगी अंदर ले जाकर इसकी तलाशी लेते हैं। और फिर मोटे के कुछ कहने से पहले पलवशा ने मजाही अंदाज में कहा, ये सही मशवरा दे रहा है मोटे रिच। उन दोनों ने चौंक कर पलवशा की तरफ देखा, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले पलवशा ने दुपट्टे की आड़ से दायां हाथ बाहर निकालकर बेदरेख 3 गोलियां मोटे के साथी की छाती में मार दी, क्योंकि उसी के पास दोनों हथियार थे। गोली खाकर वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पलवशा ने पिस्तौल का रुख मोटे की जानिब कर दिया। मैं भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मोटे का रंग खौफ की शिद्दत से जर्द पड़ गया था। वो खुश्क होते होंठों पर जबान फेरने लगा। तो क्या ख्याल है मोटे, कमरा ठीक रहेगा या यहीं पर तलाशी लोगे? उसने हकलाते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने करीब जाकर पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे थे? वो बोला, किसी को भी नहीं, हम तो यूं ही बस। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मेरा बाजू जोर से घूमा। चटाख की आवाज से सहन गूंज उठा। झूठ बोलकर तुम फकत अपनी अजियत बढ़ाओगे। वो बोला, हम सरदार कबील खान के कातिलों की तलाश में हैं और हम अकेले नहीं हैं। इस सारे इलाके को हमारे आदमियों ने घेरा हुआ है। इस मर्तबा उसने झट सारी बात उगल दी। मैंने उसे अंदर जाने का इशारा किया, अंदर चलो। वो बोला, अगर मुझे छोड़ दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ छुपे हैं। मैंने कहा, अगर तुम ना भी रहो तब भी उन्हें ये बात बताने वाला कोई ना होगा। मैंने उसे बरेटा पिस्टल की नाल से टहुका दिया और वो मरे मरे कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गया। पलवशा मरने वाले की तलाशी लेने लगी। अंदर जाकर मैंने मोटे की कमीज उतरवा कर उसी कमीज से उसके हाथ पुश्त पर बांधे और उसे चारपाई पर बैठने का इशारा करके उसके सामने बैठ गया। इस दौरान पलवशा दोनों क्लैशनकोफें उठाए अंदर घुस आई। मैं उस पर तवज्जो दिए बगैर, जिस मोटे का नाम इनाम खान था, सवालों जवाब करने लगा। थोड़े बहुत तशद्दुद और फेंटी से उसने काफी मुफीद बातें बता दी। तमाम बातों का लुब्बे लुबाब ये था कि कबील खान के जानशीन जहांदाद ने सारे इलाके में अपने आदमी फैला दिए हैं। तमाम पार्टियां 2-2 और 3-3 अफराद पर मुश्तमिल हैं। हर पार्टी के पास आईकॉम सेट मौजूद है। परसों गोली लगने के बाद कबील खान ने जहांदाद खान को बता दिया था कि उस पर घात लगाने वालों में एक अच्छा निशानेबाज मौजूद है, जिसका मतलब यही था कि घात लगाने वालों में SS यानी मैं शामिल था। जहांदाद खुद उसकी मदद के लिए वहां पहुंचा, मगर मेरी फायरिंग से होने वाले नुकसान के बाद उसे मोर्चा बंद होना पड़ा। हमारे चले जाने के बाद भी वो काफी देर तक गोली के डर से आड़ में रहे और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि हम वहां से चले गए हैं, तब भी वो डरते डरते आड़ से बाहर निकले। वहां अपने साथियों में उन्हें 2 आदमी जिंदा भी मिल गए थे, गो वो शदीद जख्मी थे। नाले में पड़ी कबील खान की लाश देखकर जहांदाद गुस्से से पागल हो गया। वो कबील खान का सोतेला भाई था।